हम लोग आज बात कर रहे थे कि प्राचीन काल में क्या हुआ, ईश्वर की इच्छा का सिद्धांत चला। प्राकृतिक विधि को ईश्वर की इच्छा में ढूंढने का प्रयास ये चला, और उस प्राकृतिक विधि के मुताबिक राज्य की विधि इसे निर्माण करने का प्रयत्न ये चला। आपसे हमने चर्चा की थी कि कानून का जो परम उद्देश्य हो सकता है, उसका जो परम लक्ष्य हो सकता है, वो शांति और व्यवस्था, इसकी स्थापना है। मानव पहले आया धरती पर, राज्य बाद में स्थापित हुआ। तो जब मानव पहले आया तो सीधी बात कि कानून की जरूरत आदमी को पहले पड़ी, और कानून बनाने का जो उपकरण आज हमारे सामने है राज्य के रूप में, ये तो बाद में अस्तित्व में आया है। तो शुरुआती दौर में मानव समाज में शांति और प्रसन्नता, मानव समाज में व्यवस्था, ये कैसे स्थापित हो, और ये जिन नियमों के तहत स्थापित हुई उन्हीं को प्राकृतिक विधि ये कहा गया। और उन नियमों को ढूंढने का पहला प्रयास ईश्वर की इच्छा इसमें हुआ, धर्म के सहारे उस नियम को ढूंढने का प्रयत्न हुआ जो मानव समाज को शांत और प्रसन्न ये बना दे। धीमे धीमे राज्य ये आ गया, लेकिन राज्य से अपेक्षा हुई कि वह ईश्वर की इच्छा से अलग न हटे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा टाइम टेस्टेड थी। ईश्वर की इच्छा के मुताबिक हम जीवन जिएंगे तो शांत और प्रसन्न रहेंगे। इसलिए राज्य से अपेक्षा हुई कि वह ईश्वर की इच्छा से अलग न हटे। लेकिन कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ईश्वर की इच्छा को प्रत्यक्ष जानने वाले ये संसार में बचे ही नहीं, चाहे वो मोसेस हो, चाहे ईसा हो, और चाहे हजरत मोहम्मद हो। जब बचे ही नहीं तो एक परंपरा विकसित हुई, और उस परंपरा ने मानव युक्ति के सहारे, मानव विवेक के सहारे ईश्वर की इच्छा को ढूंढने का प्रयत्न यह प्रारंभ किया। एक इक्वेशन ये डेवलप की गई कि अगर ईश्वर की इच्छा कल्याणकारी है, अर्थात वह शांति और प्रसन्नता ये स्थापित कर सकते हैं, तो जो कुछ शांति और प्रसन्नता स्थापित कर रहा है वह ईश्वर की ही इच्छा है। इस ढंग से एक युक्ति ये विकसित की गई, और उसके मुताबिक प्राकृतिक विधि को ढूंढकर राज्य की विधि उसके अनुरूप बनाने की अपेक्षा ये की गई। लेकिन एक इसके जवाब में प्रिंसिपल डेवलप हुआ। होता भी है, जब हम दैनिक जीवन इसका अनुभव ये करते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कुछ कहता है और उसके जवाब में दूसरा बिल्कुल डिफरेंट वे में अपनी सोच को सामने रखता है, और जो ग्रुप डिस्कशन उपयोगी बताया गया वो इसी वजह से उपयोगी बताया है, क्योंकि एक आदमी का दिमाग उन सभी पक्षों तक, उन सभी पहलुओं तक, उन सभी बिंदुओं तक जा ही नहीं पाएगा। जितने बिंदु, जितने पक्ष और जितने पहलू किसी बात के हो सकते हैं, इसलिए जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन इसको उपयोगी बताया है। काहे के लिए? ज्ञानार्जन के लिए। तो एक पूरा युग ये निकला। इस युग में ईश्वर की इच्छा, इसे प्राकृतिक विधि माना गया, और उसके उपरांत मानव युक्ति के सहारे ईश्वर की इच्छा इसे ढूंढा गया।
और राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप बनाकर मानव समाज को शांत और प्रसन्न ये करने का प्रयत्न ये चला। लेकिन इसके काउंटर के रूप में एक अगली बात सामने आई, और वो अगली बात, ठीक है, मध्य युग प्राकृतिक विधि का ये कहलाता है, ये पुनर्जागरण काल ये कहलाता है, ठीक है। और ये काल प्राचीन काल प्राकृतिक विधि का ये कहलाता है, जो ईश्वर की इच्छा इससे संबंधित है। और इसमें जो प्राकृतिक विधि है इसे शास्त्रीय प्राकृतिक विधि ये कहा गया है। और अब जो प्राकृतिक विधि शुरू होगी उसे गौरवान्वित प्रकृतिवाद ये कहा गया है। इस काल की विशेषता ये है, इसमें विचारकों ने यह सोचना शुरू किया है कि आदमी दुनिया में जब आया तो वो कुछ लेकर आया, सब कुछ उसे यहां राज्य बनने के बाद मिला है, यह सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि राज्य बना कब? राज्य तब बना जब किसी ने किसी को गुलाम बनाया। लेकिन किसी ने किसी को गुलाम बनाया तो उसे गुलामी अनुभव क्यों हुई? उसे गुलामी इसलिए अनुभव हुई क्योंकि वो स्वतंत्र आया था, ठीक है ना। वो अगर स्वतंत्र आया ही ना होता तो आखिर किसी ने उसे अपने अधीन बनाया है, ये उसे अनुभव कैसे होगा? इसके मतलब स्वतंत्रता है, हां, स्वतंत्रता का अनुभव व्यक्ति को तब हुआ जब उसे परतंत्र बनाया गया। लेकिन स्वतंत्रता परतंत्रता से पूर्व थी। अगर न होती तो परतंत्रता आने पर व्यक्ति को स्वतंत्रता की स्थिति, इसका अनुभव ये होता ही कैसे? और वो अनुभव ना होता तो परतंत्रता की स्थिति का अनुभव ये कैसे होता? अगर एक मानव जो कि दूसरे मानव के समान ही है उसे जब एक पर वरीयता दी गई अकारण, तो इस मानव को ठीक नहीं लगा जिस पर किसी को वरीयता मिली। इसे ठीक क्यों नहीं मिला लगा? विभेद इसे बुरा क्यों लगा? इसलिए क्योंकि समानता इसे ईश्वर ने देकर भेजा था। हां, ये ठीक है कि जो कुछ इसे भगवान जी ने देकर भेजा उसका मूल्य इसे नहीं पता। हमारी, ठीक है, ये कमजोरी है कि जो भी हमें फ्री मिला उसका मूल्य हमें नहीं मालूम। चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, कुछ भी हो, जो भी हमें बिना पैसों मिल गया हमने उसकी दुर्गत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। तो स्वतंत्रता और समानता ये ईश्वर ने देकर आपको भेजा। ये ठीक है कि ये है, इनका अनुभव आपको तब हुआ जब आप परतंत्र हुए या किसी ने आपके साथ विभेद किया। अब जिसने परतंत्रता, ठीक है, समाज में इंट्रोड्यूस की, जिसने आपको परतंत्र बनाया, जिसने आपके साथ विभेद किया, उसे रोका कैसे जाए? ठीक है ना, उसे कैसे आखिर रोके? क्योंकि इस अवस्था में रोकने वाला ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। इस अवस्था में रोकने वाला है कौन? न कोई राज्य है, न कोई कानून है, न कोई सरकार है, न कोई नैतिकता का नियम है, न कोई विधिक नियम है, न कुछ गलत है, न कुछ सही है। क्योंकि गलत या सही ये नियम के मुताबिक होता है। जो कुछ नियम के अकॉर्डिंग है वो सही है,
और जो कुछ नियम के विपरीत है वो गलत है। ठीक है, यही सिद्धांत है। और सवाल ये कि नियम क्या है? तो नियम मानव आचरण के सिद्धांत के रूप में किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, एक सिद्धांत है। तो वो निकाय अभी है ही कहां जो कोई नियम निर्धारित करे। और जब कोई नियम ही नहीं है तो सही या गलत की अवधारणा ये तो है ही नहीं। ठीक है, यहां एक स्थिति आती है जब राज्य, ठीक है, बना या राज्य की आवश्यकता आदमी को अनुभव हुई, ये दशा अब पैदा हो रही है। आदमी अनुभव कर रहा है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इन स्थितियों से निजात दिलाए। ठीक है, इन स्थितियों से, किन स्थितियों से? कि हम जो प्राकृतिक अधिकार लेकर आए हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है, ये हमें किसी ने दिया नहीं, ये तो हम लेकर आए। और इसी का, ठीक है, आपका इसी को खत्म करना है, इसी का संरक्षण ये नहीं हो रहा। तो कोई तो हो जो इसका संरक्षण करे। तो अब एक नए युग का सूत्रपात कानून के क्षेत्रों में होना शुरू हो गया। अब माना गया, देखिए, प्राकृतिक विधि की डेफिनेशन नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी। प्राकृतिक विधि को ढूंढने का तरीका वो भी नहीं बदलेगा, ठीक है, वो भी वही रहेगी। लेकिन प्राकृतिक विधि जिस आदर्श को सामने रखकर ढूंढी जाएगी वह आदर्श बदल जाएगा। प्राकृतिक विधि का अर्थ अभी भी वही है, बेनियम और सिद्धांत जो मानव को शांत और प्रसन्न कर दे। मीनिंग ऑफ द नेचुरल लॉ ये वही की वही है। ढूंढने का तरीका, युक्ति वही की वही है। विवेक के माध्यम से ही ढूंढा जाएगा। जो कुछ बदल रहा है वो आदर्श है। पहले यह माना गया था कि ईश्वर की इच्छा, इसका पालन व्यक्ति करे वो शांत और प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा को जाने कैसे, समस्या यह थी। तो ईश्वर की इच्छा को जानने के दो तरीके विकसित हुए थे। एक वो जो मैसेंजर्स ईश्वर ने भेजे, जिन्हें नबी और रसूल कहा गया, उनके माध्यम से ईश्वर की इच्छा की जानकारी ये मिली। और जो कुछ उनके माध्यम से नहीं मिली वह मानव विवेक के सहारे ढूंढी गई। और जो ढूंढने का तरीका क्या बना था कि जो कुछ कल्याणकारी है वह ईश्वर की ही इच्छा है। ठीक है, तो ईश्वर की इच्छा ये स्रोत था जहां से प्राकृतिक विधि उत्पन्न हो रही थी। प्रक्रिया, तरीका युक्ति का था, ठीक है ना। और अर्थ वही था कि जो मानव को शांत और प्रसन्न कर दे। अर्थ अभी भी वही है, तरीका अभी भी वही है, बस वो आदर्श बदल गया है। जिस आदर्श की प्राप्ति होने पर मानव शांत और प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि सोचने का तरीका बदला है। अब यह कहा गया कि मानव जो प्राकृतिक अधिकार लेकर आया है, उन प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण ये अगर किया जाए तो मानव शांत और प्रसन्न हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं और प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण कैसे हो? दो बातें हैं। एक तो प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं और दूसरा प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण ये कैसे हो। और देखिए, विकास दिनों दिन होता है, दिनों दिन होता है। हर विचारक अपने पूर्व के विचारकों से कुछ आगे की बात कहता है। जब ईश्वर की इच्छा का सिद्धांत चल रहा था
ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स इन्हें ढूंढा गया था ईश्वर की इच्छा के रूप में, और उन प्रिंसिपल्स को राज्य की विधि के माध्यम से, ठीक है, नियमों की विस्तृत प्रणाली के रूप में समाज के सामने रखा गया था। प्लेटो ने कहा था कि क्या है, विधि युक्ति का आदेश है। अरस्तु ने कहा था विधि सभी भावावेगों से मुक्त विवेक है। ठीक है, एक सिद्धांत के तौर पर प्राकृतिक विधि हमारे सामने आई थी, और उस सिद्धांत के रूप में जो प्राकृतिक विधि हमारे सामने थी उसके मुताबिक राज्य की विधि आई थी। यानी प्राकृतिक विधि कुछ सिद्धांतों के रूप में सिर्फ हमारे सामने आई थी, नियमों की विस्तृत और ठोस प्रणाली इस रूप में हमारे सामने नहीं थी। अब जो स्थिति आएगी, यहां प्राकृतिक विधि सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहेगी, उससे कुछ आगे बढ़ेगी, कुछ नियम विस्तृत प्रणाली इस रूप में, कुछ ठोस प्रणाली इस रूप में हमारे सामने आएगी। कैसे आएगी, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान कर लें कि इस रूप में सामने आएगी। कैसे आएगी, ये अभी जब ग्रोशियस पर बात करेंगे, हब्स पर बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ मोटा समझ लें कि अंतर आ रहा है। अब जोर प्राकृतिक अधिकारों पर है, और अर्थ वही है कि प्राकृतिक विधि क्या है, जो मानव को शांत और प्रसन्न कर दे। वो शांत और प्रसन्न कब होगा, जब उसके प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण होगा। और प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हमें मैकेनिज्म ये चाहिए, और वो मैकेनिज्म राज्य ही है। राज्य के अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता। तो राज्य स्थापित होना चाहिए, तो राज्य स्थापित होगा। लेकिन विचारक जिस समय सोच रहा है चीजों के बारे में, उससे हजारों साल पहले राज्य स्थापित हो चुका है। भाई, सामाजिक समझौतावादी विचारक चाहे ग्रोशियस हो, चाहे प्यूफेनडार्फ हो, चाहे वोल्फ हो, चाहे हॉब्स हो, चाहे स्पिनोजा हो, चाहे लोक हो, चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, और चाहे रूसो हो, हम जानबूझकर एक क्रम में ही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ मूर्ख टाइप के टीचरों ने, हमें कोई संकोच नहीं होता, खूब आराम से हमारी बुराई करो, कुछ मूर्ख टाइप के टीचरों ने नेट के पिछले पेपर में क्रम पूछा है, ठीक है, विचारकों का। तो क्रम ये कोई पूछने लायक बात नहीं होती, ये सिद्ध कर रहा है कि क्वेश्चन करने वाला बेवकूफ है, उसे विषय का ज्ञान ही नहीं है, वो विषय पर कुछ गंभीर पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं आता है। ये सिद्ध होता है इस बात से। लेकिन आपकी और हमारी विवशता ये है कि हम अपने ज्ञान को प्रमाणित इन मूर्खों के द्वारा ही करवा सकते हैं। हमारी विवशता ये है, इसलिए हम जानबूझकर क्रम बोल रहे हैं, उसी क्रम में बोल रहे हैं जिस क्रम में वे हैं। तो ये सामाजिक समझौतावादी विचारक जिस समय विचार कर रहे हैं, उससे हजारों साल पहले राज्य स्थापित हो चुका है। तो ये राज्य की स्थापना के संबंध में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि आखिर राज्य कैसे स्थापित हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृतिक विधि मानव को शांत और प्रसन्न करने वाले नियम हैं। मानव शांत और प्रसन्न कैसे होगा? मानव शांत और प्रसन्न होगा जब उसके प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण हो। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो स्वतंत्रता और समानता, ये प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्य लेकर आया। इनका संरक्षण जब होगा तो वो शांत और प्रसन्न होगा। इनका संरक्षण कैसे करें? ठीक है, स्वतंत्रता और समानता प्राकृतिक विधि का भाग है। ये सिद्धांत आ गए, वैसे जैसे ईश्वर की इच्छा के सिद्धांत आते थे, ये सिद्धांत आ गए। इनका संरक्षण कैसे हो? तो कुछ और सिद्धांतों की खोज विचारकों द्वारा की जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूर्व के युग से अब विकास है, अब
केवल सिद्धांतों की खोज तक प्राकृतिक विधि सीमित नहीं है, बल्कि नियमों की विस्तृत प्रणाली, इसको विकसित करने की ओर भी प्राकृतिक विधि ये अग्रसर हो रही है। इसीलिए हमने कहा विचारक ये कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण तो मानव शांत और प्रसन्न होगा। प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए ये जानना जरूरी कि प्राकृतिक अधिकार क्या है और उनका संरक्षण कैसे होगा। ये प्राकृतिक अधिकार क्या है और उनका संरक्षण कैसे होगा, इसके लिए विवेक की जरूरत है। यानी प्रणाली युक्ति की ही रहेगी जो पहले से विकसित है, और एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इन अधिकारों के भंग होने की दशा में उन्हें संरक्षण उपलब्ध करा सके। यानी राज्य चाहिए। दो बातें चाहिए। विचारक अध्ययन आज कर रहा है, लेकिन जिस चीज का अध्ययन कर रहा है वह युगों पहले स्थापित हुई है। तो युगों पहले स्थापित चीज के बारे में वह सिर्फ कल्पना कर सकता है। कल्पना ही कर रहा है, ठीक है। ये समझौते की कल्पना कर रहा है। समझौता हुआ या नहीं हुआ, यानी ये सामाजिक समझौते जो हाब्स, लॉक, रूसो, ग्रोशियस, प्यूफेंडार्स आदि विचारकों ने अनुचिंतित किए हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ये नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। विचारक कल्पना कर रहा है कि आखिर बिल्कुल शुरुआत में आदमी आया तो प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न था, लेकिन उसी के जैसे हजारों लाखों लोग थे, सब प्राकृतिक अधिकारों से संपन्न थे। फिर राज्य कैसे आ गया, ठीक है ना। राज्य की आवश्यकता उसने अनुभव की, ये तो ठीक है, क्योंकि लाखों लाखों लोग मौजूद थे, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहे थे, एक दूसरे को ठीक गुलाम बना रहे थे, कोई विभेद कर रहा था। इसलिए राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई सारे मानव समुदाय को शांत और प्रसन्न करने के लिए। लेकिन राज्य बना कैसे, ठीक है, इस पर वो सोच रहा है। तो सोचने का वही तरीका जैसे मैथमेटिक्स में आप कहते हैं मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, कि मान लेते हैं ऐसा है, वही तरीका इस्तेमाल हुआ। इन्होंने मान लिया कि इन प्रारंभिक मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया, ठीक है ना। इन मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना कर दी। और जब राज्य की स्थापना हो गई तो राज्य की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक व्यक्ति शासक के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि राज्य ये तो अमूर्त संकल्पना है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नोशन है। आपसे कहा जाए राज्य दिखाओ तो दिखा तो नहीं सकते ना, ठीक है। तो राज्य तो एक अमूर्त संकल्पना है। इस अमूर्त संकल्पना द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करने के लिए आखिर कोई मूर्त संस्था ये तो सामने आएगी, और वो मूर्त संस्था शासक है। क्योंकि व्यक्तियों ने स्वयं इस शासक को स्थापित किया है, क्योंकि व्यक्तियों ने स्वयं इस शासक को स्थापित किया, तो निश्चित ही उन्होंने अपने में से सबसे बुद्धिमान आदमी को शासक अपॉइंट किया होगा। और जैसे हम लोग आपसी बातचीत में कहते हैं कि फला इतने महान हैं कि कम से कम हमें उनकी कमियों की ओर दृष्टि डालने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ऐसे ये सामाजिक समझौतावादी विचारक ये कहेंगे कि ये जो शासक है इस पर कोई विधिक नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है, कोई विधिक नियंत्रण नहीं। ये जो कर रहा है ये ठीक ही है, इस पर नियंत्रण है तो स्वयं का, इसकी बुद्धिमानी का, इसका
आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, ये है। ये खुद अपनी बुद्धिमानी से प्राकृतिक विधि के नियमों के प्रकाश में, ठीक है, प्राकृतिक विधि यानी स्वतंत्रता और समानता के खिलाफ ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये स्वयं अपनी बुद्धि से अपने को आत्मनियंत्रण में रखेगा और प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुकूल रहते हुए राज्य की सकारात्मक विधि ये प्रतिपादित करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है तो जनता को इसके विरोध का हक नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनता पहले ही इसे सारे हक और हकूक स्थानांतरित कर चुकी है सामाजिक समझौते में, ठीक है। ये प्रथम काल है। सामाजिक समझौते के आधार पर जिन विचारकों ने सोचा है उनमें फर्स्ट जनरेशन के जो विचारक हैं वो इस ढंग का विचार रखते हैं। और इस फर्स्ट जनरेशन के विचारकों में शामिल कौन कौन है? ग्रोशियस, प्यूफेंडार्फ, हम फिर क्रम से ही बोल रहे हैं, ग्रोशियस, प्यूफेंडार्फ, ठीक है, जीन बर्लाम्ब कुई, वोल्फ, हॉब्स और स्पिनोजा, ठीक है। ये इस काल के विचारक हैं, ठीक है। लेकिन इस व्याख्या का परिणाम क्या हुआ? इस व्याख्या का परिणाम यह निकला कि दुनिया में निरंकुश शासकों का उदय यह हो गया, ठीक है। इस व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में निरंकुश शासकों का अभ्युदय यह हो गया 1500 के आसपास। ग्रोशियस ने तो आप देखते हैं 16वीं शताब्दी में रूस हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, सब जगह निरंकुश शासक, और उनकी निरंकुशता इन लोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के मुताबिक ठीक पाई गई है। ये इंटेलेक्चुअल्स हैं उस काल के, और किसी भी इंटेलेक्चुअल को शासक महत्व देता है वो इसीलिए देता है क्योंकि शासक जानता है कि इंटेलेक्चुअल उसके गलत से गलत काम को नैतिक आधार और नैतिक आवश्यकता यह प्रदान कर सकता है। और जब नैतिक आधार और नैतिक आवश्यकता किसी भी काम को प्रदान कर दी जाएगी तो वो गलत नहीं लगेगा। इसलिए आप देखेंगे कि सत्ताधीश उन विचारकों का उन सम्मान करते हैं जिनके कहे एक वोट नहीं पड़ेगा। कारण ये क्योंकि वे उनके गलत कामों के लिए नैतिक आधार, वैचारिक आधार ये उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। बात तो सब विचार की ही होती है, ठीक है। आपको जो आपका, ठीक है, एक भाव है गलत के प्रति, ठीक है, उस भाव को हम क्या शब्द दें? आपके मन का जो भाव है गलत के प्रति कि ये गलत है, इस भाव को अगर हम हटा दें तो फिर तो कुछ गलत बचता ही नहीं, ठीक है। फिर तो कुछ गलत बचता ही नहीं। और मन अपने को जब समझाता है गलत काम हो जाने के बाद तो वो क्या करता है? नैतिक आधार और नैतिक आवश्यकता यही तो ढूंढ लेता है गलत काम के लिए कि अरे भाई हमने चोरी की तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इन्होंने इतना सामान इकट्ठा कर लिया कि अगर हम पैसों से खरीदना चाहते तो भी वो चीज नहीं मिलती, तो चुराना ही एकमात्र विकल्प बचा, ठीक है। ये आपका मन आपको समझा लेगा और आपकी चोरी ठीक ठहरा देगा। ये तो है ना कि कर्ण कह रहा है कि भाई हम क्या करें, हमें तो दुर्योधन के साथ जाना ही है क्योंकि उसके एहसान है हमारे ऊपर। अब तर्क तो यह भी है कि मानव मूल्यों को क्षति पहुंचाने से ज्यादा अच्छा क्या यह नहीं है कि तुम स्वयं अकीर्ति हासिल करो और अपने को एहसान फरामोश इस रूप में इतिहास में स्थापित हो जाने दो, लेकिन मानव मूल्यों के खिलाफत न करो। विचार तो यह भी हो सकता है। ज्यादा क्या होगा
तुम एहसान फरामोश कहलाओगे? कहलाने दो। मानव मूल्यों की खिलाफत ये तो नहीं करोगे। और अगर तुम एहसान चुका रहे हो मानव मूल्यों की कीमत पर, तो तुम महान कब से हुए? महान तो वो है जो खुद के लिए अकीर थी, इसको भले ही ठीक है सहन कर ले, लेकिन मानव मूल्यों का अपमान ये सहन न करे। ठीक है, महान तो वो है। तो तर्क यही महत्वपूर्ण होता है। गलत काम के लिए तर्क उपलब्ध हो जाए, फिर तो गलत काम धड़ल्ले से होगा। तो इन लोगों ने, ये जो सामाजिक समझौतावादी हैं, इन्होंने जो व्याख्या प्रस्तुत की है, इस व्याख्या के कारण पूरे यूरोप में निरंकुश शासकों का उदय हो गया। तब एक दूसरे ढंग की व्याख्या सामने आई सामाजिक समझौतावादियों का, और उस युग के प्रतिनिधि विचारक कौन है? लॉक और मॉन्टेस्क्यू। एक दूसरी व्याख्या सामने आई। जब ये दुर्दशा समाज की होगी, तो लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने कहा नहीं, समझौता हुआ था, लेकिन जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति नागरिकों ने शासक को नहीं दी थी। न तो जीवन लेने का हक ये शासक को दिया, न स्वतंत्रता ये शासक को दी, अर्थात स्वतंत्रता को का हनन करने का हक शासक को दिया, और न संपत्ति, तीनों नहीं। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसकी समाप्ति, अर्थात राज्य को जन्म देने के लिए नागरिक तैयार ये इसलिए हुए थे क्योंकि प्राकृतिक अवस्था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न ये तो था, किंतु ये डर हमेशा था कि कोई दूसरा हमारी इस सुख की अवस्था और स्वतंत्रता की अवस्था में हस्तक्षेप न कर दे, और हमारी ये सुख और स्वतंत्रता की जो स्थिति है ये समाप्त हो जाए। और अगर कोई हस्तक्षेप करता था तो सब लोग अपने मामले में खुद निर्णायक थे। ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से सामाजिक समझौता हुआ, लेकिन लोगों ने केवल न्याय निर्णय और कोई दूसरे की सुखपूर्ण अवस्था में हस्तक्षेप नहीं करे, अर्थात शांति व्यवस्था, इसको ही शासक को दिया। बाकी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये उन्होंने अपने पास ही रखी, और चूंकि संपत्ति उन्होंने अपने पास रखी, इसलिए आर्थिक क्षेत्रों में इस चिंतन का जो प्रभाव हुआ वह पूंजीवाद के रूप में सामने आया। ठीक है ना? आर्थिक क्षेत्रों में इस चिंतन का प्रभाव क्या हुआ? क्योंकि संपत्ति हमारे पास है तो समाज का कोई हक नहीं, संपत्ति पर हमारा अपना हक है, हम जैसे चाहे इस संपत्ति का उपयोग करें। तो आर्थिक क्षेत्रों में इस चिंतन का परिणाम पूंजीवाद के रूप में सामने आया। ठीक है, राजनीति और दर्शन के क्षेत्रों में इस चिंतन का परिणाम उदारवाद या राज्य की संकुचित संकल्पना, जो केवल शांति व्यवस्था और न्याय निर्णय तक सीमित है, ठीक है, उसका रूप में सामने आया। ठीक है, और लॉक और मॉन्टेस्क्यू इस युग के प्रतिनिधि विचारक हुए, और स्वतंत्रता का संरक्षण ये ध्येय माना। ठीक है, इस काल के विचारकों ने, ठीक है, इस काल के विचारक स्वतंत्रता को, ये स्वतंत्रता के संरक्षण को अपना ध्येय मानना। पहले युग के विचारक जो हैं, स्पिनोजा, ग्रोशियस वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये शासक पर किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए शासक ज्ञान से संपन्न है, और उसकी ये ज्ञान से संपन्नता किसी पर आधारित नहीं है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही शासक बनाया गया। इसलिए राजनीति के संबंध, राजनीति के क्षेत्रों में प्रथम युग के जो विचारक हैं, उन्होंने ज्ञानोदय संपन्न निरपेक्षता इसको जन्म दिया, जो ज्ञान शासक का किसी पर आधारित नहीं है, शासक स्वयं बहुत काबिल है। और धर्म के क्षेत्रों में, यानी विचार के क्षेत्र में, जो प्रथम काल के विचारक हैं, वो प्रोटेस्टेंटिज्म इसको जन्म दिया है
क्योंकि विद्रोह हुआ है चर्च के खिलाफ, क्योंकि उस काल में तो चर्च ही सारी चीजों का की जनक थी। उसी के कारण तो बात को बदलने का समय आया था। और आर्थिक क्षेत्रों में वाणिज्यवाद इसका, ठीक है, सूत्रपात प्रथम युग के विचारकों ने किया। फिर इसके बाद रूसो, ये जनप्रिय प्रभुता का काल है। तो सामाजिक समझौतावादी विचारक 3 कालों में हमें दिखाई देते हैं। जब पहला काल आया, पहले काल का रिएक्शन सेकंड, ठीक है, और सेकंड का, ठीक है, विकास थर्ड काल में हुआ। ठीक है, सेकंड का विकास है थर्ड काल, और जो सेकंड काल है वो फर्स्ट का रिएक्शन है। लॉक के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमारे यहां फंडामेंटल राइट आए हैं, और लॉक के कॉन्सेप्ट के आधार पर अमेरिका के संविधान की रचना हुई है। इसलिए अमेरिका के संविधान में हमारे यहां अनुच्छेद 21 जैसा प्रोविजन है, और हमारे यहां केवल यह कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं ली जा सकती। अमेरिका में कहा है कि प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और संपत्ति तीनों विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, ठीक है, किसी से नहीं ली जा सकती, क्योंकि लॉकियन कॉन्सेप्ट पर है। और लॉक ने कहा था कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 चीजें व्यक्तियों ने अपने पास रखी थी जब सामाजिक समझौता हुआ था। ठीक है, जो कुछ दिया था वो केवल न्याय निर्णयन और शांति की स्थापना, 2 ही चीजें तो थी। यानी प्राकृतिक विधि यह है कि न्याय निर्णयन राज्य करेगा, और इस ढंग से करेगा कि स्वतंत्रताओं का संरक्षण हो, क्योंकि स्वतंत्रताएं 3 महत्वपूर्ण अपने पास बचाकर जनता ने संदेश क्या दिया है कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए, और शांति यह राज्य को स्थापित करनी चाहिए। लेकिन राज्य की भूमिका ये सीमित है। ठीक है ना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम कैसा जीवन जिएंगे, क्योंकि कहा ना कि केवल जिंदा रहना ही तो जीवन नहीं है। ठीक है ना, उन क्षेत्रों में व्यक्ति स्वतंत्र है, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इस सब से राज्य को कोई मतलब नहीं होगा। राज्य की भूमिका सीमित होगी, शांति की स्थापना और न्याय निर्णय। तो सामाजिक समझौतावादियों ने प्राकृतिक अधिकारों को अपने चिंतन का विषय बनाया, और प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण की बात की। प्राकृतिक अधिकार क्या है और उनका संरक्षण कैसे हो, इसे पूर्व से विकसित युक्ति की तकनीक के आधार पर, ठीक है, खोजने का प्रयत्न किया। और चूंकि प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य जैसे निकाय की जरूरत थी, इसलिए उसको जन्म देने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते जैसे तर्क को जन्म दिया। इस काल की विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक विधि सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों की विस्तृत प्रणाली के रूप में हमारे सामने आएगी, और उसका स्वरूप वैश्विक होगा, पूरी दुनिया में। ठीक है, वह प्राकृतिक विधि और उसके द्वारा ढूंढे गए नियम विधिमान्य समझे जाएंगे, और शासकों से अपेक्षा होगी कि वे जब राज्य की विधि का निर्माण करें तो प्राकृतिक विधि के इन सिद्धांतों और नियमों की इस प्रणाली जो प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के आधार पर आई है, इसके मुताबिक करें। ठीक है ना, ये इस काल की विशेषता है। अब हम लोग पहला काल, जिसके प्रतिनिधि विचारक ग्रोशियस, प्यूफेंडार्फ, वोल्फ, हाब्स और स्पिनोजा हैं, इस काल की चर्चा करेंगे। तो ग्रोशियस सबसे पहले कहां के हैं? डच विचारक। कोई और मूर्ख कभी नेट का पेपर बना देगा तो आपसे ये भी पूछ लेगा किस देश के हैं। जब ये पूछ सकता है कि काल कौन सा है, तो ये भी पूछ ही लेगा कि किस देश के हैं। ठीक है, तो डच विचारक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि के जनक ये माने जाते हैं। ये पहले आदमी जो अंतरराष्ट्रीय विधि को
मान्यता देंगे, ग्रोशियस, और समझौतावादी विचारक है। ठीक है, जनता को शासक के विरोध का हक नहीं देना चाहते हैं। कहते शासक का विरोध जनता नहीं करेगी, भले ही शासक कैसा भी कानून बनाए। बनाना उसे प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप चाहिए, बनाना तो प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप चाहिए, लेकिन ना बनाए तो जनता को उसके विरोध का हक नहीं है। शासक को प्राकृतिक विधि के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर वो प्राकृतिक विधि के नियमों का पालन न करे तो जनता को उसके विरोध का हक नहीं है। लेकिन ग्रोशियस भी कुछ दशाओं में जनता के विरोध के हक को मान्यता देते हैं। वही बात कि ठीक है, कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वो कुछ काम कर देगा तो फिर वो महान नहीं है, और उसके उस काम के बारे में उंगली जरूर उठेगी। भीष्म पितामह कितने भी महान क्यों ना हो, उनके महान व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन द्रौपदी के अपमान पर चुप रह जाना और देश विभाजन को मान्यता देना, ये दो काम ऐसे हैं, ठीक है, जिनके लिए उनके चरित्र पर भी उंगली उठेगी। और हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हम गांधी को भी महान नहीं मानते, वो कितना भी महान क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन यहां पर उंगली उठेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो लोग कहते हैं जिन्ना ने बनवा दिया, तो माना तो तुमने भी, अगर तुम मान्यता दे रहे हो तो तुम दोषी नहीं हो, तुम भी तो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अगर कुछ गलतियां करेगा तो उसके ऊपर उंगली उठेगी। ग्रोशियस भी इस चीज को मान्यता दे रहा है। ग्रोशियस कहता है जनता को शासक के विरोध का कोई हक नहीं है, शासक को प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमने कहा ना, प्रथम युग के जो विचारक हैं ये शासक पर नियंत्रण काहे का स्वीकार करेंगे, स्वयं उसकी अपनी बुद्धि का, स्वयं उसका नियंत्रण यानी आत्मनियंत्रण ये स्वीकारेंगे, किसी बाह्य नियम का नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। तो शासक को नो डाउट प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर वो न करे तो बाहरी नियंत्रण उस पर नहीं है, विधिक नियंत्रण उसके ऊपर कोई नहीं है। कर जनता उसका कुछ नहीं सकती, ठीक है, जनता उसका कुछ नहीं कर सकती, उसकी अपनी बुद्धिमानी है कि वो प्राकृतिक विधि के नियमों का पालन करे और आत्मनियंत्रण में रहे, ये उसका अपना काम है, ऐसा वो करे। नहीं करता जनता उसका कुछ नहीं कर सकती, ये ग्रोशियस का कहना है। लेकिन ग्रोशियस भी कुछ एक्सट्रीम दशाओं में जनता के विरोध के हक को मान्यता दे रहा है। वो कहता 3-4 दशाएं हैं जब जनता को उसके विरोध का हक होगा, उसके किसके, शासक के। और वो एक्सट्रीम दशाएं क्या हैं? पहली, जब संविधान के अंतर्गत स्थापित जो सरकार है इसने राज्य और जनता का खुद को शत्रु बना लिया हो, ठीक है, संविधान के अंतर्गत उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता के प्रति, ठीक है, वो कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी इसका पालन करना ही नहीं चाहता, तो जनता विद्रोह कर सकती है। दूसरा, ठीक है, जब उसने संप्रभु शक्ति को छोड़ दिया है, यह संप्रभु शक्ति उससे छीन ली गई, ठीक है। तीसरा, उसने स्वयं को राज्य का शत्रु बना लिया है। और चौथा, जब उसने अपने को जनता का शत्रु बना लिया है, ठीक है ना। और इस दृष्टिकोण से देखें तो विभीषण राष्ट्रद्रोही नहीं है,
ठीक है, राष्ट्रद्रोही नहीं है। ये जो मूर्ख हैं ये कहते हैं वो राष्ट्रद्रोही है। इवन ग्रोशियस जैसा विचारक ये मान रहा है कि अगर शासक ने स्वयं को राज्य का शत्रु बनाया है तो फिर जनता को उसके विरोध का हक है, जनता उसका विरोध करेगी। विभीषण यही तो कर रहा है। रावण ने तो राज्य को ही शत्रु अपने को बना दिया। इस शासक का विरोध ये स्वयं देश का विरोध नहीं है, लेकिन जनता मूर्ख होती है, जनता कुछ पता नहीं होता, तो बेवकूफ लोग होते हैं, ठीक है, बेवकूफी बातें करते हैं। ये कर्तव्य है जनता का इस समय कि जनता विरोध करे। तो ग्रोशियस एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है, ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है, ठीक है। वो कहता है प्राकृतिक विधि, इसे ढूंढने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक विधि है क्या? तो मनुष्य की जो सामाजिक प्रवृत्ति है इसे सामने रखकर वह प्राकृतिक विधि इसके सिद्धांत को खोजना चाहता है। और ग्रोशियस कहता है कि प्राकृतिक विधि अगर ढूंढनी है तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। वो कहता है मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और वह अपनी बुद्धिमत्ता के कारण दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है, ठीक है ना। वो अपनी बुद्धिमत्ता की प्रवृत्ति इसके कारण दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता है और संगठन और समाज ये कायम करना चाहता है, ठीक है। जो कुछ इसकी इस प्रवृत्ति का संरक्षण करता है वह प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप है, और जो कुछ मानव की इस बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी का विरोध करता है वह सब प्राकृतिक विधि के निर्देशों के प्रतिकूल है, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत वो क्या ढूंढता है? प्राकृतिक विधि का सिद्धांत ढूंढता है कि वो सब कुछ किया जाना चाहिए जो मानव की बुद्धिमानी द्वारा उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में, ठीक है, सहायता कर सके, वो सब कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक विधि के बारे में वो क्या कहता है? प्राकृतिक विधि या विधि, इसके बारे में वो क्या कहता है कि विधि उचित युक्ति का आदेश है। उचित युक्ति क्या है? जो मनुष्य की सामूहिक प्रवृत्ति का संरक्षण करे और उसकी सामूहिक प्रवृत्ति का विरोध न करे, ठीक है, जिसमें उसकी सामूहिक प्रवृत्ति का संरक्षण करने का, ठीक है, गुण निहित है। वह चीज नैतिक आधार युक्त है और उसमें नैतिक आवश्यकता का गुण है। नैतिक आवश्यकता क्या है? मनुष्य को बुद्धिमानी के साथ दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में सहायता मिले, ये आवश्यकता है। तो इसकी जो पूर्ति कर रहा है वो नैतिक रूप से उचित है, ठीक है। और इसकी पूर्ति करेगा कौन? राज्य, ठीक है। अब सवाल ये, हमने कहा ना कि इस युग में प्राकृतिक विधि सिर्फ कुछ सिद्धांतों की खोज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कुछ नियमों की प्रणाली खोजने का, ठीक है, प्रयास किया गया है, जिनके आधार पर प्राकृतिक विधि के इन सिद्धांत को प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना। इस काल में थोड़ा विकास हुआ है। प्राचीन काल में प्राकृतिक विधि उनका युक्ति का आदेश है, सभी भावावेगों से मुक्त विवेक है, यानी अंतर्दर्शन के प्रकाश में सोचो, जो ठीक लगे वो प्राकृतिक विधि है और जो ठीक लगे उसके मुताबिक राज्य की विधि ये बना दो, ठीक है। एक सिद्धांत की खोज तक सीमित थी प्राकृतिक विधि, अब सिद्धांत की खोज तक सीमित नहीं है। सिद्धांत की खोज तो यहीं पर हो गई। सिद्धांत क्या है कि मनुष्य को सामाजिक तौर पर, यानी समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में जो कुछ सहायक हो उसे करना, प्राकृतिक विधि के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है, ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़कर बात की है ग्रोशियस ने। प्राकृतिक विधि के द्वारा निर्धारित इस आवश्यकता को पूरा कैसे किया जाए, इसके लिए दो तरीके ग्रोशियस ने बताए।
एक अनुभव निरपेक्ष तरीका और दूसरा अनुभव सापेक्ष तरीका। अनुभव निरपेक्ष तरीका, उन्होंने कहा कि आप दिमाग में सोचिए कि क्या किया जाए जो मनुष्य दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में समर्थ और सक्षम हो जाए, क्या करें ऐसा। तो उन्होंने कहा 5 बातें आपके ध्यान में आएंगी, यानी 5 बातें आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एक, जो दूसरों से संबंधित है उससे दूर रहा जाए, पहली बात। जो दूसरों से संबंधित है उससे दूर रहा जाए, यानी तुम्हारा बैग है हम न छीने, तुम्हारी स्वतंत्रता उसका हम न करें, ठीक है। जो दूसरों से संबंधित है, ठीक है, उससे दूर रहा जाए, ठीक है। जो दूसरों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है वो उनको दे दिया जाए, दूसरों के साथ किए गए समझौतों का पालन किया जाए, और जो दूसरों को हानि पहुंच गई हमारे कामों से उसके लिए उनकी क्षतिपूर्ति करें, और दूसरे ने अगर कोई ऐसा काम किया जिसके लिए उसे दंडित होना चाहिए तो दंडित करें। अब बार बार यही कहते हैं, कृष्ण ने सिर्फ इतने ने नहीं कहा कि परित्राणाय साधुनाम, उन्होंने ये भी कहा है कि विनाशाय च दुष्कृताम, समाज की शांति इसमें भी निहित है। ग्रोशियस भी वही कह रहा है कि दूसरे जो उस लायक है उन्हें दंडित किया जाए। ये 5 तरीके हैं, वो कहता है कि दिमाग में रिफ्लेक्ट होंगे। ये अनुभव निरपेक्ष तरीका। आप देखिए नियमों की विस्तृत प्रणाली आ रही है जो प्राकृतिक विधि द्वारा खोजे गए सिद्धांत इसकी पूर्ति में या इसकी पूर्ति के लिए राज्य के द्वारा जो विधायन किया जाएगा उसकी सहायता करेगी, ठीक है ना। तो कहता है कि 5 बातें आप देखेंगे तो आपको दिमाग में रिफ्लेक्ट होंगी। अनुभव निरपेक्ष तरीका है, ठीक है ना, दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये 5 सिद्धांत, और इन्हें ध्यान में रखकर राज्य की विधि बनाएं कि जो दूसरों का है उसमें कोई हस्तक्षेप न करें, जो दूसरों का है उसे सब लोग दें, दूसरों के साथ किए गए समझौतों का पालन करें, दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाया क्षतिपूर्ति हो राज्य की विधि के माध्यम से, ठीक है। दूसरों जो, ठीक है, अगर दंडित होने योग्य तो दंडित हो, ये राज्य की विधि हो। तो अनुभव निरपेक्ष तरीका, इसके माध्यम से, ठीक है, कुछ सिद्धांत स्थापित हुए जिन्हें ध्यान में रखा जाए राज्य के द्वारा विधायन करते समय, तो प्राकृतिक विधि द्वारा खोजे गए सिद्धांत की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। दूसरा वो कहते हैं अनुभव सापेक्ष, एक तरीका, ठीक है, वो कहते हैं अनुभव सापेक्ष। ये भी है अनुभव सापेक्ष तरीका। हमने आपसे कहा था कि बच्चा खुश किया जाए, ये लक्ष्य है आपके सामने, कैसे करें। तो एक तो हमने सोचा दिमाग में कि इसे खेलने दो, आंगन में खुश हो जाएगा, यह अनुभव निरपेक्ष है। दूसरा हमने देखा कि बच्चा खुश तब होता है जब टॉफी खाता है, यह अनुभव सापेक्ष है। दोनों तरीकों से उसे खुशी हम करेंगे। तो ये जो ग्रोशियस है दोनों तरीके अपना रहा है, अनुभव निरपेक्ष 5 प्रकार की चीजें इसमें खोजनी। अब दूसरा अनुभव सापेक्ष, वो कह रहा है कि दुनिया में जो विभिन्न राष्ट्रों को राज्य कह रहा है, जो विभिन्न राज्य हैं इनके बीच मीनिंग दे रहा है, इनमें जो विधि पाई जा रही है तो उनमें कुछ ऐसा कॉमन है जो भारत में भी है, जो पाकिस्तान में भी है, जो सब जगह है। तो दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में जो कुछ कॉमन है डेफिनेटली वो अच्छा है और मानव को शांत और प्रसन्न कर देगा, ठीक है ना। तो दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में जो कुछ पाया जा रहा है कॉमनली वो अच्छा है और प्राकृतिक विधि के निर्देशों का पालन करेगा, उसे अपने यहां की विधि में भी लागू करना ये ठीक होगा, ठीक है। तो 2 तरीके उसने खोजे जिनके आधार पर राज्य अगर विधायन करेगा तो प्राकृतिक विधि द्वारा निर्धारित सिद्धांत की प्रतिपूर्ति होगी। ग्रोशियस इच्छा पर आधारित विधि का विरोधी है, ठीक है, इच्छा पर आधारित विधि नहीं चाहता। वो चाहता है कि तर्क पर, सिद्धांत पर आधारित विधि हो, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय विधि में, ठीक है, दोनों का युग्म पाता है, दोनों का जोड़ पाता है।
किसका? इच्छा पर आधारित विधि का भी और उस विधि का भी, ठीक है, जो सिद्धांतों से निकाली गई है। वो ये पाता है कि दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। और वो कॉमन क्यों है? इसलिए कि वह प्राकृतिक विधि द्वारा ढूंढे गए सिद्धांत मनुष्य को मिलजुल कर रहने में सहायता प्रदान करता है और मनुष्य मिलजुल कर समाज स्थापित करे, एक साथ समाज में सब जगह रहे। ये मानव का लक्ष्य हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, सब जगह है, रूस में भी है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये सब जगह है, इसलिए सब जगह अगर कोई विधायन कर रहा है राज्य, तो उसे इस बात को ध्यान में रखकर विधायन करना चाहिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय विधि है, ठीक है, कि आपका जो राज्यों के बीच समझौते हैं, राज्यों के बीच, ठीक है भाई, एक राज्य भी तो मानव समूह है। राज्य क्या है? ठीक है, ग्रोशियस राज्य को भी परिभाषित करता है, कहता है राज्य क्या है? कहता है ऐसे लोगों का समूह जो सामान्य हितों और सामान्य अधिकारों के लिए परस्पर संगठित होकर साथ रहने लगे हैं, ये राज्य है। ये एक राज्य के लोग ये प्रसन्न कैसे होंगे? क्योंकि मानव समुदाय का भाग तो ये भी है कि इनसे जो दूसरे राज्य के लोगों ने वायदा किया है उसको पूरा किया जाए, जो इनका है इन्हें दे दिया जाए, ठीक है। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा है, ठीक है, तो इनकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो अंतरराष्ट्रीय विधि में सिद्धांतों से, अपरिवर्तनशील सिद्धांतों से जो कुछ निकल कर आ रहा है वो भी है और मानव इच्छा भी है, ठीक है। इच्छा कि भाई इन सब चीजों का पालन होना चाहिए, ये दोनों चीजें हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय विधि को, ठीक है, लागू होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है। और वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सभी राष्ट्र बराबर हैं, सभी अपने विदेशी मामलों में स्वतंत्र भी हैं, क्योंकि सब बराबर है ना, इसलिए भी अंतरराष्ट्रीय विधि का पालन होना चाहिए। तो ग्रोशियस सामाजिक समझौतावादी विचारक है और इसके नियमों की एक विस्तृत प्रणाली प्रस्तुत की है। इसका जो शासक है ये किसी भी सिद्धांत से, ठीक है, किसी भी विधिक सिद्धांत से स्वयं नियंत्रित नहीं होता, यह अपनी बुद्धिमानी और आत्मरक्षण के सिद्धांतों से नियंत्रित होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी विरोध करने का हक एक्सट्रीम पोजीशंस में ग्रोशियस ने मान्य किया है और ग्रोशियस इस ढंग की इस ढंग की जो प्राकृतिक विधि है इसकी बात करता है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।